ब्रेक से हम लौट आए हैं। राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से बातचीत की है हमने, सुनाते हैं आपको, सुनिए। उनके एक साथी के तौर पर काम करते हैं। चौधरी साहब, एक लंबा राजनीतिक जीवन आपने उनके साथ गुजारा है, बहुत सारी चीज़ें आपने उनसे सीखी हैं। बड़ी बात तो संघर्ष की है। अन्याय के खिलाफ लगातार सतत संघर्ष होना चाहिए। उत्पीड़न के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए आम जनता की आवाज़ समाजवादी आंदोलन जाना जाता है, उसके लिए उनका जीवन रहा। कुछ एक प्रोग्राम बता दिए क्रिमिनेशन का सर, बस संक्षिप्त में। 11 अक्टूबर को सैफई में कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। सैफई में कल 3 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार होगा, जैसा कि राजेंद्र चौधरी बता रहे थे। और ये भी खबर है कि अभी कुछ देर बाद सैफई में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और वहाँ पर फिर अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा कल 3 बजे तक। 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचेंगे, ऐसी खबर आ रही है। उन्होंने खुद कहा है। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय से। अपूर्व, आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग कार्यालय में पहुंच रहे हैं, हालांकि बहुत बारिश है लखनऊ में, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता और तमाम सपोर्टर वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी राजेंद्र चौधरी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि कल 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, 3 बजे के आसपास। तो यहाँ से कोई यहाँ पर भी कार्यक्रम रखा जाएगा? कब रखा जाएगा? परसों रखा जाएगा? कुछ इस तरह की खबर है क्या? अपूर्व, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आगे क्या कार्यक्रम लखनऊ कार्यालय में रखा जाएगा, प्रदेश कार्यालय में किस तरह के कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, इसके विषय में अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन जो अंत्येष्टि कार्यक्रम है वो उनके पैतृक गांव सैफई में रखा गया है, इसकी पुष्टि की गई है। और वहाँ पर जो दिग्गज नेता हैं, जो पार्टी से जुड़े नेता हैं, अन्य दलों के जो नेता हैं, वो भी जाएंगे वहाँ पर, अंत्येष्टि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये राजनीतिक दलों की बात कही जाए तो सभी दलों के जो नेता हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी, श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। और बड़ी हानि है ये देश की राजनीति में जो उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने जो अभी तक अपना अहम भूमिका निभाई है, उसको लेकर के अगर कहा जा सकता है सभी दल उनका सम्मान करते आए हैं। आज सभी लोगों ने उन पर प्रतिक्रिया भी दी है। और कल जो सैफई में अपूर्व आप बने रहिए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस हनुमंतराव साहब एक बार फिर जुड़ गए हैं। हनुमंतराव साहब, ये दुखद खबर है, नेताजी अब नहीं रहे। आपका अनुभव रहा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, आपने लंबी एक करियर रहा आपका पत्रकारिता का। आपसे पहले भी बात हुई तो आपने कई बार जिक्र किया कि नेताजी क्यों अलग थे बाकी नेताओं से और उनका पत्रकारों के साथ किस तरह का ताल्लुक था। कोई याद आपकी इस तरह की रही हो जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, नेताजी ने वाकई में पत्रकारों की मदद की हो, या एक उनका अलग नजरिया था इस पेशे को देखने का? देखिए, नेताजी ने पहली बार पत्रकारों के दुख और दर्द को समझा और वो ये जानते थे कि पत्रकार दिन रात तमाम सारे जोखिम लेकर के काम करने वाला वर्ग है और एक ऐसा वर्ग है जिसको कि किसी न किसी रूप में एक मदद की जरूरत होनी चाहिए, मदद की जानी चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उसी तरह से उन्होंने पत्रकारों की बेहतरी के लिए भी संघर्ष किया। और आप यूं कहें कि पत्रकारों की एक पूरी पीढ़ी के साथ वो खड़े हुए, पत्रकारों की आलोचनाओं को भी वो अपने सर माथे रखते थे। और मुझे कई सारे वाकये याद आते हैं जब मैं उनके साथ मिला, बैठा और बात किया। एक ऐसा ही प्रसंग है, वो अपने एक मंत्री के साथ बैठे हुए थे जी। और इत्तेफाक से मैं भी बैठा हुआ था। बहुत लंबी वार्ता चली, 2-3 घंटे हम लोग साथ बैठे रहे। तो उस समय उनके चैनल पे चल रही थी, उसमें वो भी दिखाई दिए और बाद में अखिलेश जी की एक रैली थी, उसका भी दृश्य आया जी। तो वो अचानक, और इत्तेफाक था कि मैं जिस चैनल में काम कर रहा था वो चैनल वहां लगा हुआ था, उनकी नजर पड़ गई और उन्होंने अपने मंत्री से मुखातिब होकर के कहा कि देखो, अच्छा काम करोगे तो तुमको लोग दिखाएंगे और तुमको स्पेस मिलेगा जी। तो वो हमेशा इस बात को समझते थे
कि समाज में उनकी एक पॉजिटिव भूमिका किस तरह हो सकती है, खास करके पिछड़े और शोषित वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। तो वो हमेशा जीवन पर्यंत लोहिया के आदर्शों पे चलते हुए, जेपी के आदर्शों पे चलते हुए जो इनके विचारधारा हो या इनके दिखाए हुए मार्ग का वो लगातार अनुसरण करते रहे। और पत्रकारों को भी वो साथ लेकर इसलिए चलने की कोशिश करते थे कि विचारों के संवाहक, मास मीडिया जो होते हैं वो विचारों के संवाहक का काम करते हैं। तो इसलिए उनका जो है एक बहुत जिसको कहते हैं एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ वो पत्रकारों के साथ रहते थे, अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। लेकिन कभी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि यदि कोई बात उनके खिलाफ भी जा रही हो तो वो नाराज हो जाए। बस जरूर कभी कभी कंधे पे हाथ रख के कहते थे कि भाई आजकल क्यों आप बहुत ज्यादा तीखा कर रहे हैं, लेकिन फिर कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं। तो ये उनके साथ में एक बहुत अच्छा रिलेशन जो है तो किसी भी पत्रकार का बन जाता था, क्योंकि पत्रकार की भी क्या जरूरत है ये उसको वो बहुत बखूबी समझते थे। और पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये चीज मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी के नेताओं को जो है माननीय नेताजी से सीखनी चाहिए। आपने पिछड़ों की, उनकी राजनीति की बात की। नेताजी के बाद एक जो राजनीतिक शून्यता, एक वैचारिक शून्यता जो आई है, मैं सुबह से बात कर रहा हूं लोगों से तो लगभग सभी लोग ये कह रहे हैं कि उसकी भरपाई करना असंभव है, नहीं की जा सकती। और आगे की पीढ़ी के जो समाजवादी पार्टी के खेवनहार हैं या जो नेता हैं, जो ध्वजवाहक हैं, उनके बस की भी, उनके बूते की भी बात नहीं है। मैं इस पर एक आपकी प्रतिक्रिया छोटी सी चाहता हूं कि अखिलेश यादव चूंकि उनकी एक राजनीतिक और वैचारिक विरासत को लेके चल रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान थे। लगातार जब मेदांता में वो एडमिट थे, रात में भी खबर आई कि 3 बजे के आसपास वो रो दिए जब उनको पता चला, डॉक्टर ने कहा कि अब संभव नहीं है उनका बच पाना। क्या आपको लगता है कि आगे की पॉलिटिक्स, खासकर समाजवादी विचारधारा, समाजवादी आंदोलन जिसका बात लगातार सुबह से कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए ये झटका है और उसको अब किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे अखिलेश? क्या कोई होप है आपकी नजर में? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि नेताजी महामानव थे और लोहिया के या जेपी के या समाजवाद के आदर्शों को वो बहुत आगे तक लेकर के गए। तो किसी के लिए भी उनकी रिक्तता को भरना बेहद मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा काम दिखता है। लेकिन नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, और विशेष रूप से उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव को, कि वो जिन सिद्धांतों को, जिन आदर्शों को नेताजी अपने सामने रखकर चले, वो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उन्हीं आदर्शों पे आगे बढ़े। और उनके सामने तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है नेताजी का, उनके संघर्ष का। तो जब तक वो नेताजी के उस संघर्ष, उस विचारधारा के साथ प्रतिबद्धता, इसको वो आत्मसात पूरी तरीके से नहीं करेंगे और दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगे इस विचारधारा और उस आदर्श के प्रति जिसपे मुलायम सिंह निरंतर चलते रहे, तो ये मुश्किल होगा अखिलेश के लिए भी। और यदि वो उस विचारधारा को अपनाते हुए, समाजवाद को लेकर आगे बढ़ते हुए, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, इन सबकी आवाज उठाते हुए अगर वो राजनीति में अपना सफर तय करेंगे तो काफी हद तक जो है वो इस शून्यता को भरने में सफल होंगे। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि अखिलेश यादव कितनी शिद्दत के साथ अपने पिता के रास्ते पे चलते हैं। बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से थोड़ा समय देने के लिए राव साहब। ये वाकई में आप सही कह रहे हैं कि वो कैसे अब आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये बहुत मुश्किल सफ़र है, इस शून्यता को भर पाना किसी के लिए भी संभव या मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये एक स्थिति है और यकीनन इसको लेके बहुत चिंतन मनन अब होगा आगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो इस तरह की है कि जब नेताजी पॉलिटिक्स कर रहे थे उस वक्त बहुत कुछ अलग तरह से था, लेकिन आज काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुबह से वो कवर कर रहे हैं तेज़ बारिश में भी। मैं अभी उनका देख रहा था और अभी भी वो बाहर ही खड़े हुए हैं। शबी जी, आज आप पूरे दिन आपने बात की है लोगों से, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, क्या महसूस हो रहा है लखनऊ में बदला सा?
अनम्यूट कर लीजिए शबी जी, अनम्यूट कर लीजिए। शबी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी शिवम, शब्दों में बयान कर पाना आज की स्थिति को मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनको शब्दों में उकेर कर जनता तक या लोगों तक पहुंचा पाएगा। महसूस करने वाली बात है, समाजवादी पार्टी का झंडा झुका दिया गया है, ऐसा लग रहा है पूरा गम का माहौल है और अब सूरज निकला है, यानी कि राजनीति का जो एक सूरज है वो अस्त हुआ है, तो जो दूसरा सूरज है वो निकला है, धूप निकल आई है, पानी जो है वो बरसना जो है वो रुक गया है, जो गड़गड़ाहट है वो भी रुक गई है निश्चित तौर पर। जो एक राजनीतिक शेर मुलायम सिंह यादव को कहा जा सकता है, मैंने बहुत करीब से देखा है, मैंने बहुत करीब से जो है वो पूरा कवर किया है इस पूरे इवेंट को, उनके पूरे जो है वो व्यक्तित्व को लंबे समय से मैं समाजवादी पार्टी को देख रहा हूं, तो निश्चित तौर के ऊपर गमजदा है पत्ता पत्ता, गमजदा है कोठी, गमजदा है लोग। और यहाँ पर सुबह एक श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी गई थी, श्रद्धांजलि सभा के बाद जो है वो लोग आए थे और उसके बाद अब सब लोग जो है वो सफाई की तरफ कूच कर रहे हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर अब जो भी राजनीतिक गर्मी सरगर्मी, नेताओं का आना और जाना, जो भी कुछ होगा वो सफाई में होगा। 3 बजे तक पार्थिव शरीर नेताजी का सफाई पहुंचेगा और उसके बाद फिर उस पार्थिव शरीर को उनके परिवार के लोगों के लिए रखा जाएगा और कल सुबह जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो 3 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। 3 बजे क्रिमेशन का प्रोग्राम है। बिल्कुल पूरा शहर गमजदा है और वाकई में इसको शब्दों में बयां करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। हमारे साथ मतीन साहब हैं, पहले मतीन साहब से बात हुई थी, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मतीन साहब, ये एक लंबा सफ़र था जिस पर लंबी यात्रा थी और उस यात्रा को सब अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने तरीके से आज बता रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आप चूँकि पार्टी प्रभारी हैं और मैं जानता हूं कि आप भी बहुत गमज़दा हैं इस वक्त, जो कि शबी जी कह रहे थे। कितना मुश्किल है इस समय और पार्टी के लिए किस तरह की चुनौती आप देखते हैं नेताजी के न रहने के बाद? पार्टी के लिए नहीं, कुछ देश के लिए माननीय नेताजी साहब, नेता बनी सदियों में करोड़ों में काम करता होता है और जो नेताजी ने काम किए हैं उन कामों का कोई खामी नहीं है। जितने भी काम उन्होंने किए, चाहे किसानों के लिए, छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसके लिए नेताजी ने काम ना किए और लोग उनको ना चाहते हैं। विशेष रूप से जहाँ उत्तराखंड में एक तरफ मतलब उत्तराखंड का धोती कहा जाता है, लेकिन मुझे कहते कोई संकोच नहीं कि अगर उत्तराखंड का कोई सबसे बड़ा हितैषी रहता था तो वो बने मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड अलग प्रदेश बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था और अभी भी मतीन साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि प्लीज मतीन साहब की नेटवर्क को सही तरीके से कनेक्ट करें जिससे कि हम उनसे बात कर पाएं। शबी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि 92 में जब पार्टी बनाई, नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई और उस वक्त ये संभव नहीं था कि वो अकेले सरकार बना पाते। उस समय मैं पढ़ रहा था करीब 260 में से 109 विधायक उनके जीते थे और 67 बहुजन समाज पार्टी के जीते थे और उन्होंने उस समय एक ऐसा गठबंधन किया जिसकी कल्पना नहीं की जा रही थी। उन्होंने वो गठबंधन किया और अखिलेश यादव ने भी उसको किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, नेताजी कामयाब हो गए। मैं ये फर्क समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपने दोनों ही, पिता और पुत्र दोनों को ही देखा है पॉलिटिक्स करते हुए। आप भी अपने जब आपने पत्रकारिता शुरू की तब से आप इस चीज को देख रहे हैं। उस फर्क को पाटने की कुव्वत अखिलेश यादव में है। मैं ये नहीं जानता हूं कि ये सवाल इस वक्त पूछा जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक पॉलिटिकल एडिटर की हैसियत से मैं जरूर जानना चाहता हूं, क्योंकि आज आगे वही ध्वजवाहक हैं। बिल्कुल शिवम, ये बड़ा सवाल है निश्चित तौर के ऊपर, और इस सवाल का जवाब, जो उपयुक्त जवाब है, वो समय देगा। वक्त का इंतजार करना चाहिए इस सवाल के जवाब को बिल्कुल शुद्ध तरीके से हासिल करने के लिए। लेकिन अगर हम 1992 के सिनेरियो को देखें और 2022 के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो निश्चित तौर पर दोनों परिदृश्य में जमीन आसमान का फर्क है। अखिलेश यादव को जो राजनीतिक परिवेश मिला, जो राजनीतिक चुनौतियां मिली, जिस तरीके से उस वक्त जो गठबंधन की सरकारें होती थी, छोटे छोटे दलों का उदय हो रहा था, आज से 20, 22, 25, 30 साल पहले, उस वक्त छोटे दलों की सरकार, मतलब राजनीतिक परिदृश्य था,
छोटे दल का अस्तित्व आ रहा था, छोटे दल बड़ी ख्वाहिशें थी, बहुत छोटे छोटे लोग मिलकर जो है वो बड़ी चीजें कर रहे थे। इस वक्त देश जो है दो ध्रुवीय पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ अग्रसर है। जो छोटे दल हैं उनको अपना पॉलिटिकल राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बहुत कड़े संघर्ष करना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल से वो अपना अस्तित्व बचा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों जो गोल पोस्ट हैं वो अलग अलग हैं, दोनों के जो चुनौतियां हैं वो अलग अलग हैं। और जिस तरीके से जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, आप बोलिए, मैं पूछना ना बोलिए। बिल्कुल शिवम, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए वो 92 का दौर अगर याद आ जाता है तो निश्चित तौर पर हम सब छोटे छोटे थे और हम लोग देख रहे थे उस सारे सिनेरियो को। समाजवादी पार्टी का गठन हो रहा था, मुलायम सिंह यादव ने जो पार्टी बनाई थी उस वक्त तक उनको सिंबल नहीं मिला था, कोई सिंबल नहीं था पार्टी के पास। कोई घड़ी पे चुनाव लड़ा था, कोई छड़ी पे चुनाव लड़ा था और उसके बाद विधायक जीत कर आए थे। नेताजी को जो है वो बैठक में उनको उसका दल का नेता चुना गया। बहन जी के साथ जो है वो गठबंधन हुआ और सरकार बनी। निश्चित तौर पर हालांकि वो बहुत लंबे समय तक सरकार नहीं चली, फिर जो है वो चुनाव हुए, फिर उसके बाद जो है मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव जानते थे कि देखिए अगर पार्टी को अपनी जो विचारधारा को मजबूती से आगे ले जाना है और जिस विचारों की वो बात करते थे, समाजवादी विचारों की बात करते थे, शोषित समाज की बात करते थे, अगर हम मुलायम सिंह यादव को देखें तो उन्होंने शिवम एक मैजिक करके गए। वैसे तो बहुत सारे उनके करिश्माई जो हैं वो चीजें हैं, जब हम बात करेंगे तो आगे सामने आएंगी, लेकिन जिस हम पिछड़ी जातियों की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो जिस पिछड़ी जाति के जिस पिछड़े वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके जो रचयिता हैं, उसके जो शिल्पकार हैं, निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव हैं। मुलायम सिंह यादव ने आज से 30 साल पहले देख लिया था कि ये छोटी छोटी जातियों को जो है वो पिरो कर एक माला बनाई जा सकती है। चाहे केवट हो, केवट की कोई बात करता था, निषाद की कोई बात करता था। आज ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता हैं और राजभर समुदाय की बात करते हैं, क्या राजभर समुदाय की कोई बात करता था? मुलायम सिंह यादव दूरदर्शिता नेता थे। उन्होंने न सिर्फ पिछड़ी जातियों को जो है वो एकजुट किया, बल्कि अति पिछड़ी जातियों को भी 1%, 2%, 3%, 4%, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके लोकल नेताओं को जन्म दिया, उनको पॉलिश किया, उनको सामने लेकर आए और कहा कि साहब तुम इस जाति के नेता हो। जी मुलायम सिंह यादव पहले ऐसे नेता थे। शिवम, आपको याद आ रहा होगा कि अजगर अहिर जाट गुजर का जो फॉर्मूला दिया था वो मुलायम सिंह यादव ने दिया था। आपको याद आएगा एटीएम अहिर ठाकुर मुसलमान का जो गठबंधन हुआ था, वो मुलायम सिंह यादव उसके रचयिता से शिल्पकार थे। उसके बाद फिर माई समीकरण पे लंबे समय तक जो है मुसलमान और यादव के इर्द गिर्द जो है वो राजनीति हुई है। अति पिछड़ों को उसमें जो है कॉकटेल लिया और जो दूसरी जाति के नेता थे उनको अपने साथ मिलाकर मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई। अखिलेश यादव ने फुल फ्लैश 5 साल की सरकार बनाई। तो निश्चित तौर के ऊपर एक राजनीतिक शिल्पी थे। वोटों को, लोगों को अपने साथ जोड़ना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। उनकी बहुत सारी खूबियां हैं। किन किन खूबियों पे बात की जाए, समय कम पड़ जाएगा, चीजें छोटी पड़ जाएंगी। जरूर। अगर मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम खाली बात करें, छात्र नेताओं की अगर हम बात करें, उन्होंने एक बहुत कोई छात्र संघ हुआ करते थे और छात्र संघ को सीधे जो है वो अगर राजनीति से जोड़ने का काम किया तो मुलायम सिंह यादव ने किया। देखिए आज राजपाल कश्यप बड़े नेता हैं, पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं। आज अरविंद सिंह गोप एक बड़े नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर, उनका अपना अस्तित्व है। आज मोहम्मद एबाद एक बड़े नेता के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं। इन लोगों की अगर हम पीछे जाकर देखें तो राजनीतिक नर्सरी क्या है? छात्र संघ से ये सारे लोग आए हैं और छात्र संघ को सीधे पॉलिटिक्स से जोड़कर मुलायम सिंह यादव ने युवाओं के लिए राजनीति का रास्ता खोजा। अगर हम मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक कौशल की बात करें, कन्या विद्याधन की बात करना अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी एक मुझे ऐसा लगता है कि नाइंसाफी होगी नेताजी के साथ। कम से कम नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना के जरिए, शिवम आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपने देखा है कि किस तरीके से सुदूर इलाकों में लोग, लड़कियां रहती हैं, उनके जीवन में मैं आप लखीमपुर खीरी जाइए, थारू जनजाति में जाइए, सैकड़ों लड़कियां कन्या विद्याधन योजना के बाद एडीएम बनी है, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है। उनके माँ बाप के अकाउंट में जब 20,000 रुपया जाता था तो वो लड़की को खुद स्कूल पहुंचा कर जाते थे। वो माता पिता जो लड़की को एजुकेशन बाहर घर की दहलीज से बाहर निकालने के लिए संकोच करते थे, कन्या विद्याधन योजना ने एक पूरा सिनेरियो, एक पूरा परिदृश्य चेंज किया। उसके बाद बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारा काम हुआ है। निश्चित तौर पर आधी आबादी को आज राजनीति से जोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन अगर आधी आबादी को राजनीति से बात करने की बात करें, महिलाओं के कौशल की बात करें, महिलाओं को राजनीतिक संरक्षण देने की बात करें, तो उसका रास्ता मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र ने खोला था। आप रक्षा मंत्री रहते हुए उनका एक क्रांतिकारी निर्णय था। अगर जंग में हमारे सैनिक शहीद होते थे तो उनके शव को लाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहली बार सेना ने, पहली बार रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक क्रांतिकारी, एक दूरदृष्टा, एक बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ निर्णय लिया और कहा कि साहब अगर मेरी देश की सेना का, मेरा कोई वीर जवान सरहद के ऊपर देश हित में
उसके घर तक पहुंचाएंगे। मुलायम सिंह यादव ने बहुत सारे करिश्मे किए हैं, सूबे में सरकार बनाई है। सोचिए, एक बहुत बड़ी एक जनसमूह को अपने पीछे रोता बिलखता छोड़ गए। आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की, युवाओं से बात की, नेताजी के सुरक्षा कर्मियों से बात की, पार्टी में जो है वो जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनसे बात की। सभी लोगों को बात करते हुए भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, उनके आंसू सामने निकल रहे हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता था, उनको नेताजी जो है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता था। किसी भी व्यक्ति को वो भीड़ में दूर से पहचान लेते थे। अगर आपने उनके साथ काम किया है, वो आपको जानते हैं, अगर आपने एक बार भी उनका इंटरव्यू किया है, बाइट किया है, तो आपको वो पहचानेंगे और आपको आपकी उपयुक्त जगह तक जो है वो उन्होंने पहुंचाया। ना जाने कितने लोगों के वो संबल थे, ना जाने कितने लोगों की वो ताकत थे, ना जाने कितने लोग जो है वो आते थे अपनी समस्याएं लेकर, और नेताजी उन समस्याओं को जो है वो मौके पर ही निस्तारण करते थे। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यकीनी तौर पर मैं भावुक हो रहा हूँ और मैं आपको वो दृश्य दिखा पाने में अक्षम हूँ, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ शिवम, ये वो मंच है जहां से नेताजी जाया करते थे। ठीक इस जगह से मुलायम सिंह यादव जो है वो इस मंच पर आते थे और यहाँ सामने जो है वो लोगों की भीड़ होती थी और लोग जो है वो खड़े होकर, मुलायम सिंह यादव भाषण नहीं देते थे, मुलायम सिंह यादव संवाद करते थे। नेताजी लोगों के साथ मास कनेक्ट करते थे, सीधे तौर के ऊपर उससे जो है वो जुड़ जाते थे और मास कनेक्ट करके संवाद करके जो उसकी समस्या होती थी उसका निराकरण करते थे। ये वो जगह है जहां पर नेताजी संवाद किया करते थे, लोग खड़े होते थे, अपनी प्रॉब्लम बताते थे। अगर संगठन में उनको कोई समस्या है, नेताजी तुरंत तौर के ऊपर जो है वो उसकी समस्या को जो है वो निदान करते थे। अगर सरकार से कोई समस्या है, नेताजी उसकी जो है वो वहां पर उचित पैरवी किया करते थे। तो निश्चित तौर के ऊपर आज पार्टी में वो सन्नाटा है, राष्ट्रीय जो झंडा है समाजवादी पार्टी का, उसको झुका दिया गया है। क्या बड़ा कार्यकर्ता है, क्या छोटा कार्यकर्ता, सब लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की जो कमी है, जो उनका जो एक वैक्यूम आया है, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव हैं और लोग सीधे तौर के ऊपर अखिलेश यादव से कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, और उन्हें उम्मीद है कि जो मुलायम सिंह यादव का जो एक खालीपन है राजनीति में, उसको अखिलेश यादव भरेंगे। अखिलेश यादव ने भी अगर हम देखें तो जमीन पर उतरने का ऐलान किया है। पिछले लंबे समय से वो सड़क पर जो है वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो दूसरे सारे मुद्दे हो। अखिलेश यादव जमीन पर आए हैं और कहीं ना कहीं अब जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को जो है वो फॉलो करते हैं, उनमें उनको जो है वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव में दिख रहा है। उनके राजनीतिक तौर के ऊपर वो वारिस हैं, उनके पूरी जो एक लंबी विरासत छोड़कर गए हैं, जो दांवपेच मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव जी को सिखाए हैं। निश्चित तौर के ऊपर अब वो समय आ गया है कि अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से जो है वो सामने आएंगे। विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़े, 156 विधायकों से 111 विधायक पहुंचे, और अब जो है वो लोकसभा का चुनाव है, उपचुनाव में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज का जो खराब मौसम था, पिछले लंबे समय से पानी बरस रहा था, बिजली गड़गड़ा रही थी, बादल कड़क जो है वो रहे थे, तो एक अजीबोगरीब मौसम हो रहा था। और यकीनी तौर के ऊपर उस मौसम ने एक ऐसी बुरी खबर लेकर आया आज सुबह। एक जो राजनीति का जो सूरज आज डूबा है, यकीनी तौर के ऊपर जो उसकी जो रोशनी थी, उसकी जो अलख थी, उसकी जो तेज था, वो लंबे समय तक जो है वो उसका कमी महसूस की जाएगी। ये बिल्कुल शबी, ये सही कह रहे हैं आप, और यही एक नेता की खूबी होती है कि जब वो जाता है तो अब मैं सुन रहा हूँ कि करीब 10 मिनट से ज़्यादा वक्त तक आप बोलते रहे। ये एक लगाव होता है, एक आपने जो पूरी आपके भी करियर की जो यात्रा है वो भी इसी तरह की कि आपके पास इतना कुछ है कहने के लिए और इतनी देर बोलने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ। ये एक लगाव होता है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे तो मैं दूसरे चैनल में था, तो कई सारे जर्नलिस्ट जुड़े, तो उनके पास भी उनकी यात्रा की बहुत सारी कहानियां थी। अपूर्व इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ही हैं। अपूर्व, जो शबी ने जिक्र किया कि उन्होंने कुछ दिखाया, एक रैंप है, वो कह रहे हैं कि अब ये रैंप पे नेताजी नहीं आएंगे, उन्होंने दिखाया, वो बहुत भावुक कर देने वाली एक क्षण है, समाजवादी जो भी लोग देख रहे हैं उसको। आप जिस कार्यालय के बाहर है, मैं उस गेट को देख पा रहा हूं, पीछे अखिलेश यादव हैं उस फ्रेम में जिसमें आप दिख रहे हैं, और अखिलेश यादव का जिक्र भी शबी ने किया। इस कार्यालय के गेट के बाहर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पत्रकार होने के नाते, चूंकि आप पहले भी जाते रहे हैं, यहां पर पहले भी कार्यकर्ताओं से मिलते रहे हैं। मायूसी है, बहुत गमजदा हैं, ये ठीक है, लेकिन एक मैं दूसरे संदर्भ में समझूं कि अब नेताजी कभी नहीं जाएंगे इस कार्यालय में, ये कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए।
शिवम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होता था, नेताजी जब भी यहाँ पर आते थे, ये पीछे गेट है, मैं कैमरामैन से कहूँगा उस गेट को स्पष्ट रूप से दिखाएं आपको। इस गेट से एंटर करते थे, जाते थे अंदर, और कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद होते थे उनसे एक एक से संवाद करते थे। ये बड़ी बात थी। नेताजी जमीनी नेता यूं ही नहीं कहे जाते थे, उनके साथ में जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ था, जिसे वो जानते थे, उसे नाम से पुकारते थे, उससे बात करते थे। और वयोवृद्ध होने के बावजूद उनके अंत समय में वो चलने फिरने में भी थोड़ा उनको दिक्कत होती थी, लेकिन उसके बावजूद वो प्रयास ये करते थे कि उनसे मिलने वाले जो आते थे, उनके पास जो उनके कार्यकर्ता आते थे, उनके जो अपने लोग आते थे, क्षेत्र के लोग आते थे, उनसे वो लगातार संवाद करते थे, मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। ये बड़ी बात थी। और इसी कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी कार्यालय में एक गम का माहौल है। इस कार्यालय में अब नेताजी नहीं आएंगे, ये बात सबको पता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके की मायूसी देखने को मिल रही है, लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर विधायक आए हैं, कई विधायक यहाँ पर आए थे जिन्होंने यहाँ पर आकर के पार्टी कार्यालय में बैठक भी करी थी, जो अपनी दुख है वो व्यक्त किया था। लेकिन इस सबके बीच में जो बड़ी बात है, जो आपने जैसा कहा शिवम, कि नेताजी अब इस गेट से नहीं आएंगे, इस गेट से अंदर नहीं जाएंगे, कार्यालय सूना रहेगा। और कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी वो अब अखिलेश यादव के कंधे पर सौंप गए हैं। उनके लिए ये जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। और कार्यकर्ताओं द्वारा अब जो अखिलेश यादव हैं, उनके अंदर छवि देखी जाएगी मुलायम सिंह यादव की। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पूर्व। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा मुझे, मैं फौरन लौटता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। एक शेर है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अक्टूबर में आमतौर पर बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं श्यामलाल रावत, जो कि साथी भी हैं मुलायम सिंह जी के, और करीब 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। श्यामलाल जी, क्या खल रहा है आपको? आखिरी बार कब मिले थे आप नेताजी से, और उन्होंने क्या कहा था? कोई याद हो आपका, अगर आपके जहन में तो। नेताजी से
बहुत ही गहरा लगाव था मुझे, और उनकी कार्य करने की शैली और कार्य करने की दृढ़ता, इन तमाम बातों से मैं बहुत ही उनसे प्रभावित रहा हूँ। आखिरी बार मेरी मुलाकात कब हुई है मुझे तो ध्यान नहीं आता, लेकिन बहुत करीबी मेरा उनका संबंध रहा है। हर चुनाव में मेरे यहाँ आते थे और 5 बार चुनाव जीतने का श्रेय उन्हीं को है। सिधौली में बहुत कुछ उन्होंने किया जो आज तक कोई कर नहीं पाया, न कोई सुन पाया। श्यामलाल जी, आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से उनको काम करते हुए देखा, बहुत लंबा आपका उनका अनुभव रहा, आप खुद उस व्यवस्था में रहे उनके साथ, और लंबे समय तक आप विधायक भी रहे, आपने विधानसभा में भी उनको देखा। 2007 में जब उन्होंने छोड़ा मुख्यमंत्री, 2007 के बाद वो जब हारे चुनाव, उसके बाद उनके बेटे ने संभाली कुर्सी 2012 में। मुख्यमंत्री के तौर पर क्या आपको लगता है कि उनके जैसा मुख्यमंत्री होना क्या अब अलग था? भाई मायावती भी थी, उसके बाद आपने मुख्यमंत्रियों को देखा है विधानसभा में भी और वैसे भी, क्या अलग था उनके भीतर? क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है, मैं सुबह से कई लोगों से बात कर रहा हूं, कि उन्होंने गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए उन्होंने उन लोगों को हक दिया, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अलग अलग छोटी छोटी जातियां हों, उन लोगों को हक देने का काम किया। उनके काम करने का ढंग, उनका नजरिया कैसे अलग था दूसरे मुख्यमंत्रियों से? उनकी सोच आम लोगों की थी और आम समस्याओं पे थी। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार उन्होंने बहुत बड़ा सम्मेलन किया पारसी समाज का। अच्छा। मुझे याद है कि उन्होंने खुल के कहा कि आप लोग मेरी मदद करो। मैं बहुत ही विचार कर रहा हूं कि आप लोगों की मदद करने वाला भी कोई होना चाहिए, और मैं इसका वादा करता हूं कि पूरे तरीके से आप सबकी मदद करूंगा, मेरा साथ दीजिए। ये बात है लखनऊ में किसी टीले थी, बिजली पासी किले की बात है। उसी समय से मैं कायदे से जुड़ा था, और तब से लेकर के उनके तमाम काम हम देखे दृढ़ता के साथ करते हुए, किसी बात में डरे नहीं, दबे नहीं, झुके नहीं, और जो रास्ता उन्होंने बनाया उस पर चलते रहे। श्यामलाल जी, अखिलेश यादव में आप क्या देखते हैं? आपने अखिलेश यादव को भी काम करते हुए देखा है। नेताजी की विरासत को जिस तरह से वो आगे लेके चल रहे हैं, अब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी उनके न रहने के बाद? अखिलेश यादव से मेरा बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा, थोड़ी थोड़ी मुलाकात उनसे जरूर है, लेकिन उनका तरीका और नेताजी के तरीके में बड़ा फर्क है। अच्छा। नेताजी का पूरे जीवन का निचोड़ जो था उसको दांव पे लगाते थे नेताजी। इनको अभी तजुर्बे नहीं है। बिल्कुल। अपूर्व, आप सुबह से हैं वहाँ पर। अभी जैसा कि मुझे खबर मिल रही है और शबी भी बता रहे थे कि सारे लोग अब सैफई की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ इस जगह पर कार्यालय पर पहले भी जब नेताजी आया करते थे तो बहुत सारे समर्थक और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया करते थे। जैसा कि श्यामलाल जी ने कहा, आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं लखनऊ की पॉलिटिक्स को और आप देख रहे हैं। श्यामलाल जी ने एक इशारा किया कि जिस तरह से संवाद कार्यकर्ताओं से, जो सलीका, जो तरीका नेताजी में था, उसमें अखिलेश जी को उनके रहते जो उन्होंने किया वो ठीक है, लेकिन आज के दौर में जब वो नहीं हैं तो तब्दीली करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये एक इशारा किया है।
किस तरह की तब्दीली आप देखते हैं? और अभी कार्यकर्ता जो हैं वो उनके ना रहने के बाद, नेताजी के ना रहने के बाद क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपकी बात हुई होगा कार्यकर्ताओं से। देखिए, समाजवादी पार्टी एक परिवार की तरह है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक परिवार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत अभी तक जो संगठन प्रादेशिक रूप से अगर देखा गया है तो समाजवादी पार्टी में देखा गया है। अगर इस परिवार का जो मुखिया था वो नहीं है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अखिलेश यादव को अपने कंधों पर लेनी होगी। और जिस तरीके से नेताजी, कुछ दूर में उनका सरकारी आवास भी था जहां पर वो लोगों से मिलते थे, पार्टी कार्यालय पर लोगों से मिलते थे। और आपको मैं बता दूं कि पिछली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस समय अखिलेश यादव के पास में लोगों का जमावड़ा कम होता था। नेताजी की जो कोठी थी उसके बाहर लंबी कतार देखने को मिलती थी। सुबह से लेकर के शाम तक उनका जो मिलने का समय था, तब तक आप देख सकते थे कि किस तरीके से वहाँ पर लंबी कतारें होती थी। लोग वहाँ पर आते थे अपनी बात कहने के लिए, और ये बड़ी बात थी कि सबसे सीधा संवाद करते थे, मिलते थे, समस्याएं सुनते थे और उनका निराकरण करते थे। तो इस वजह से ही लोग उनसे जुड़े भी थे, लोग उनको सुनते भी थे, लोग उनको मानते भी थे। चाहे सैफई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी शहर हो। आप देख सकते थे पहले उन्होंने मैनपुरी से चुनाव लड़ा, वहाँ पर उनकी लोकप्रियता थी। उसके बाद आजमगढ़ से चुनाव लड़ा, उनकी वहाँ पर भी लोकप्रियता थी और उन्होंने दोनों सीटों से चुनाव जीता। ये बड़ी बात थी। और ये कहीं ना कहीं उनका जो राजनीतिक सफ़र है, राजनीतिक उन्होंने जो सीख दी है, जिस तरीके से वो लोगों से जुड़े हुए थे, ज़मीनी स्तर पे थे नेता थे, और जिस तरीके से लोगों से वो जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव को निभानी पड़ेगी। और अखिलेश यादव के कंधों पर उसी तरीके से काम करने की, उसी तरीके से अपने परिवार को सजोने की ये बड़ी जिम्मेदारी है। शिवम, बिल्कुल सही कह रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस काफिले की हैं जिसमें नेताजी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और रास्ते भर समाजवादी पार्टी के समर्थक, नेताजी के चाहने वाले मौजूद हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है उनके इस काफिले पर, उनके पार्थिव शरीर पे। नेताजी का राजनीतिक सफ़र बहुत दिलचस्प रहा है। 1967 में उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। जसवंत नगर से उन्होंने चुनाव लड़ा सिर्फ 28 साल की उम्र में, और वो सबसे युवा विधायक उस वक्त बने और चुनाव उन्होंने जीता। और उसके बाद 1996 तक मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से विधायक रहे। इस दौरान वो मुख्यमंत्री भी बने। पहली बार 1989 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर दोबारा 1993 में वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 96 में पहली बार विधायकी छोड़कर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, और लोकसभा का चुनाव उन्होंने मैनपुरी से जीता 1996 में। ये धीरे धीरे करके उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था, ये उसका सूचक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और शबी भी हैं हमारे साथ। ये रास्ते भर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की भीड़ है। ये दिल्ली से जब निकल रही थी उनकी यात्रा। हाँ, और मथुरा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या अभी ये यात्रा जो उनकी आखिरी यात्रा निकल रही है इस एक्सप्रेस वे से होते हुए, क्या अभी मथुरा से निकल गई है या पहुंचने वाली है? वहां पर क्या किस तरह का माहौल है, कौन लोग पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय यमुना एक्सप्रेस पर मौजूद हूं। ऊपर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ ही देर में जानकारी मुताबिक बताया जा रहा है कि जो माट टोल प्लाजा है वहां जो अंतिम शव यात्रा है जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की, वहां पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में यहां से गुजरेगी। उसी को लेकर जो तमाम जो सपा कार्यकर्ता हैं वहां भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं अपनी शरीर को कहूंगा, तस्वीरों में वो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है। सपा कार्यकर्ता पहले से ही पहुंच गए उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। अब देखना यह होगा कि जो अंतिम जो शव यात्रा है वो यहाँ रुकती है, जो काफिला है जो वो काफिला यहाँ रुकेगा या नहीं। पूरी हलचल दिखाई दे रही है, पुलिस फोर्स पहले से पूरी यहाँ पे मुस्तैद दिखाई दे रही है। जिस तरीके से तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हो कि आप यहाँ पहले से ही जो सफार करता है वो अंतिम दर्शन करने के लिए नेताजी के पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी एक पार्टी के बहुत कद्दावर नेता रहे हैं और उनके जो चहेते लोग हैं वहां उनकी आंखें हो गई और तभी से उनकी जो अंतिम जो यात्रा है उसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हलचल सी दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर में
5 मिनटों में यहाँ मथुरा यमुना एक्सप्रेस से जो उनका जो काफिला है वहां आगे के लिए रवाना होगा। जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अनुभव कि बहुत सारे लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं और वो फूल लेकर आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो सैफई नहीं पहुंच पाएंगे। कितने लोग हैं? आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर मीडिया के कुछ लोग भी हैं और समाजवादी समर्थक, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं। कितने लोग हैं वहाँ पर और क्या आपने उनसे बात की? जी बिल्कुल, यहाँ पे करीब सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे सपा के मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। तमाम जो क्योंकि अंतिम यात्रा में यहाँ पे शामिल होने के लिए आए हैं जो लोग हैं तो सपा के वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय जी, कहाँ से आए हैं? हम करैल विधानसभा मैनपुरी। अच्छा, तो जो अंतिम जो यात्रा है वो अभी तक कितनी देर में यहाँ पे दूरी तय कर पाएगा और आप कहाँ तक जाएंगे? नहीं, मैं तो सैफई तक जाऊंगा और अंतिम यात्रा बताइए रहेगी 4-5 मिनट के अंतर पे यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, तो आज एक सपा के लिए एक बहुत बड़ी खुशी पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? नेताजी के लिए क्या कह सकते हैं, वो पितामह हैं पार्टी के और दूसरा ये है कि उनकी छवि को कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि हम सब समाजवादी लोग मिलके अखिलेश यादव जी का साथ देंगे, अखिलेश भाई साहब का साथ देंगे और नेताजी के लिए इतना ही है कि ईश्वर उन्हें स्वर्ग में स्थान दें, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके लिए हम अभी थोड़ी देर पहले दुआ भी करने जा रहे थे। हम वहां से जब निकले थे मेदांता हॉस्पिटल से तो हमने सोचा था कि कन्हैया के दर्शन करेंगे, वृंदावन जाके माथा टेकेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे। तब तक सूचना मिली कि नेताजी चले गए दुनिया से। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, उनके साथ ही। तो देखिए यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनकी आंखें बिल्कुल नम दिखाई दे रही हैं। तमाम कार्यकर्ता तो ऐसे भी थे जो अचानक से वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, उन्होंने जैसे ही सूचना मिली कि नेताजी इस दुनिया में नहीं है तो उनको एक बहुत बड़ी क्षति हुई, आंखें नम है। सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, काफिले का इंतजार है। जो काफिला जो पहुंचे तो अंतिम यात्रा में जो पुष्प वर्षा कर उनका अंतिम यात्रा पर पुष्प वर्षा है, तो तमाम यहाँ पर जो सैकड़ों जो सपा के जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं। क्या ये हम जो गाड़ियां देख रहे हैं आपके पीछे, क्या काफिला अब यहाँ पहुंचने वाला है? क्या उनका पार्थिव शरीर जहां पर आप मौजूद है पहुंचने वाला है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि बिल्कुल जो हलचल सी है वह एक शुरू हो गई है और गाड़ियों का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल काफिला चंद मिनटों में ही वहां पहुंचने वाला है। तस्वीरों में जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से वहां अलर्ट दिखाई दे रही है, पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और गाड़ियों का भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल पूरी तरीके से हलचल दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता है वो टकटकी लगाकर नजर बनाकर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से काफिला पहुंचे और अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचे हैं। जी, एक चीज अनुभव, आपने जब आपको पता चला, आप एक्सप्रेस वे पे हैं इस वक्त और एक्सप्रेस वे ने काफ़ी रफ्तार बढ़ा दी है और इसमें अखिलेश यादव का भी श्रेय है क्योंकि उन्होंने आगरा से लखनऊ तक का एक एक्सप्रेस वे बनवाया और संभवतः उसी रास्ते से उनकी यात्रा जाएगी, उनकी गाड़ी जो जिस पे वो हैं वो जाएगी। मथुरा के लोगों से आपने बात की, मायूसी है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, तमाम जो कार्यकर्ता है उनके जो चहेते लोग हैं, क्योंकि कई बार के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं। सपा की जिसको कह सके तो वो एक जान थे और वो आज नहीं रहे हैं तो लोगों की आंखें नम दिखाई दे रही हैं क्योंकि ऐसे में एक नेताजी का जाना कहीं ना कहीं एक सपा में बहुत बड़ी कमी करता है और जो लोग हैं वह जो उनकी आंखें हैं वो काफी नम दिखाई दे रही है। और कुछ ही देर में जो काफिला है पूर्व मुख्यमंत्री जी का वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाला है। जिस तरीके से क्योंकि जो पुलिस है वो काफी अलर्ट मोड पर आ गई है और बस चंद मिनटों में लगभग 2 मिनट का समय बताया जा रहा है। 2 मिनट के अंदर यहाँ पे जो काफिला है वो मथुरा से गुजरेगा। जी, पुलिस की व्यवस्था भी की गई है क्या? ये है कि अंदेशा है कि काफी समर्थक आ जाएंगे वहां पर? जी बिल्कुल, अंदाजा ये लगाया जा रहा था क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से करीब लगभग 12 किलोमीटर मार टोल प्लाजा है, वहां पे तमाम कार्यकर्ता पहले से भी मौजूद हैं। अंदाजा ये जा रहा था क्योंकि नेताजी के चाहते बहुत है तो इसलिए यहाँ पे पहले से पुलिस फोर्स तैनात
किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो वाहनों की जो रफ्तार है वह तेज रहती है, जिसके चलते कोई हादसा न हो उसके लिए पहले से यहाँ पे पुलिस अलर्ट मोड पर थी। और जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो पहुंच रहे हैं, उनको जो क्योंकि रफ्तार यहाँ पे वाहनों की बहुत तेज रहती है, उनको जो है रोड से हटाने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए पहले से ही पुलिस मुस्तैद थी। जी अनुभव, आप वहाँ पर हैं मौजूद अभी, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जब वहाँ से गाड़ियाँ निकलें तो आप उस वक्त हमको दिखा पाएँ। एक सवाल मेरा आपसे है कि मथुरा से बहुत दूर नहीं है सैफई, और मथुरा से मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में सैफई पहुँच जाएगा ये काफिला। क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कितनी गाड़ियाँ हैं उस काफिले में जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है? वहाँ कोई बता पा रहा है, वहाँ के जो लोग हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी बताई जा रही है, क्योंकि तेज रफ्तार है और उसके बाद में जो यहाँ से, क्योंकि आगरा से एक दूसरा एक्सप्रेस वे सफाई के लिए बदलना पड़ेगा, और जिसके चलते 2.5 घंटे का जो पूरा सफर बताया जा रहा है, जिसके साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम गाड़ियां उनके साथ में चल रही हैं, जितने भी उनके जो चहेते हैं, जो कार्यकर्ता है, वहां उनके साथ चल रहे हैं, और जो काफिला है वह कुछ ही मथुरा से भी कुछ लोग सैफई गए हैं क्या? मथुरा, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारे अलग अलग जिलों से जो संगठन हैं, जिला संगठन हैं, वो पहुंच रहे हैं सैफई में। मथुरा से भी समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो वहां पहुंचा है सैफई, या फिर अभी इसी जगह पर मौजूद है जहां पर आप खड़े हुए हैं, यहां साथ ही जाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं वो मथुरा से, वो अभी यहीं पे मौजूद है। उनका साफ तौर से कहना है कि जैसे ही अंतिम यात्रा उनकी यहाँ से गुजरेगी तो उसी के साथ में वो सैफई जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो साथ साथ जैसे ही नेताजी का यहाँ से, जैसे ही सब यात्रा यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो सैफई के लिए रवाना होगी, तो उसी के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल। अमित हमारे साथ हैं दिल्ली से। अमित, मैनपुरी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लोकसभा में कहा जाता था कि उनकी हाजिरी नेताजी की पूरी रहती थी, और सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहने वाले सांसदों में उनकी गिनती होती थी। उनके भाषणों को बड़ा गौर से सुना जाता था जब वो शुरुआती दिनों में दिया करते थे अपने भाषण। 96 में मैनपुरी से वो लोकसभा जीते थे, उससे पहले वो जसवंत नगर चुनाव जीतते रहे। संसद में भी खालीपन महसूस होगा क्या? क्योंकि मैंने देखा कि अभी आखिरी समय तक, अभी पिछले महीने तक मानसून सत्र में भी वो संसद गए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तमाम मुद्दे जिन्हें लेके भले ही विपक्ष विरोध करता रहा हो, पार्टी का एजेंडा जो है वो विपक्ष के साथ नजर आ रहा हो, लेकिन जो मुद्दे होते थे उनके साथ मुलायम सिंह खड़े होते थे और तमाम विषयों को उठाते थे। और खास तौर पे जो पाकिस्तान और चीन को लेके लगातार जो है नेताजी सरकार को आगाह करते थे कि किस तरह पाकिस्तान से ज्यादा चीन उनके लिए खतरनाक है। यहाँ तक कि जब लद्दाख में खास तौर पे चीन ने कब्जा किया भारत की जमीन पे, जिसे लेके लगातार दोनों के बीच रस्साकसी का दौर था, उससे पहले ही नेताजी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि चीन से सचेत रहने की कितनी जरूरत है। समय समय पे भारत सरकार को भी तमाम चीजों से आगाह करते थे, पार्टी को भी लगातार आगाह करते थे और विपक्ष को भी आगाह करते थे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि अगर हम नेताजी की बात करें तो कितना बड़ा दिल था, इस बात को समझा जा सकता है कि विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री को सबके सामने दोबारा प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देना कि तुम दोबारा भी प्रधानमंत्री बनो, तो जाहिर तौर पर उनकी एक बड़ी मानसिकता को दर्शाता था उस समय। और यही वजह है कि सरकार लगातार 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार है, सरकार भी उन्हें विपक्ष की तुलना में अलग पैमाने पे देखती है कि नेताजी आखिरकार देश के लिए किस तरह जरूरी है और कौन सी उनकी तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें लेके न सिर्फ वे सरकार को आगाह करते हैं बल्कि सरकार को भी दिशा निर्देश देते हैं और सरकार कहीं ना कहीं उनका पालन भी करती है। अपना खुद का जो उनका स्वभाव था वो कहीं ना कहीं उन्हें अलग करता है। और यही वजह है कि आज आप देखिए उनके निधन के बाद विपक्ष का शायद ही कोई नेता हो या सरकार के तमाम लोग हों जिसने उन्हें ट्वीट कर या वहां जाकर या किसी न किसी तरह से श्रद्धांजलि ना अर्पित की हो। तो दूसरी चीज कि पहले जो मुलायम सिंह की राजनीति थी वो प्रदेश स्तर थी, पहले गांव स्तर थी, फिर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट स्तर थी, फिर प्रदेश स्तर की राजनीति थी। और जब मैनपुरी में चुनाव लड़ रहे तो जाहिर तौर पर उन्हें इस बात का आभास था कि उनका जनाधार किस तरह से और किस तरह से कहां से जीता जा सकता था चुनाव। दूसरी जो मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि यूपी एक इकलौती ऐसी जगह थी जहां पे मुलायम सिंह ऐसे नेता थे जिन्हें हर गांव और हर घर की नॉलेज थी। बहुत ही बारीकी से उन्होंने पूरे प्रदेश को देखा था, हर एक का अंक गणितीय हल उनके पास था कि कहां से
समाजवादी पार्टी कितने वोट मिलने वाले हैं, किस तरह की तैयारी करनी है। और यही बड़ी वजह रही कि समाजवादी पार्टी लगातार न सिर्फ मजबूती बल्कि मुलायम सिंह खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे। जी बिल्कुल। अमित, शायद आपको जाना है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मुझे बताया गया है कि आपको शायद जाना है। शबी, एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि एक किताब है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव TS सुब्रमण्यम की, जर्नीज थ्रू बाबूडम टू नेता लैंड। उसमें मुलायम सिंह जी के गुस्से का जिक्र है, और ये वाकया शायद उस वक्त का है जब काशीराम के साथ उनका गठबंधन था और वो मिलने गए थे। उस किताब में इस बात का जिक्र है, मैं कोट कर रहा हूं, कि एक बार वो मुलाकात करने गए और काशीराम जी लखनऊ आए हुए थे, और काशीराम जी किसी से मिल रहे थे, तो दूसरे कमरे में उनको बिठा दिया गया और कहा गया कि 2 घंटे बाद आप मिलिएगा, अभी वो मुलाकात कर रहे हैं। 2 घंटे हो गए, उसके बाद भी उन्होंने लगा कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया गया। फिर पता चला वो दाढ़ी बना रहे हैं, फिर पता चला वो नहा रहे हैं। इस तरह का एक लंबा वक्फा हो गया, और जब मुलाकात हुई तो वो जब निकले उनसे मिलके तो बड़े गुस्से में थे। तो मुझे क्या याद आता है, मैंने पढ़ा उसमें कि वो था कि जब सार्वजनिक तौर पर मुलायम सिंह को इतने गुस्से में देखा गया था, तो कोई गुस्से का जिक्र है क्या जब उन्होंने फटकार दिया हो अखिलेश यादव को, कार्यकर्ताओं को? क्योंकि मैंने अभी हाल के दिनों में देखा कि वो मंच पे ही अखिलेश जी को समझा देते थे और कार्यकर्ताओं से कहते थे तुम तमीज से रहो। बिल्कुल, देखिए शुभम, ये एक नेताजी का व्यक्तित्व था, एक उनकी ट्रांसपेरेंसी थी, और एक बात थी कि वो जो रहते थे अक्सर ये इस तरीके से, देखिए यानी कि अगर किसी को डांटा, ऐसे अनेकों किस्म हैं, ऐसे जो पार्थिव शरीर है बुक रखा जाएगा किसी भी कार्यक्रम सुबह 11 बजे, और उनको प्रमोद आप म्यूट कर लीजिए। जी शबी जी आप बोलिए। जी शबी जी आप बोलिए। हाँ, फटकारा है, डांटा है, लेकिन कभी वो उन्होंने उस डांट के साथ अगर वो चिपके रहे कि अगर मुझे उन्होंने डांट दिया कि हटो, दूर हटो, अभी समय नहीं है, तो अगले ही पल उन्होंने अगले ही कार्यक्रम में मुझे कलेजे से भी लगाया है, सीने से भी लगाया है, मुझे पुचकारा भी है, मुझको प्यार भी किया है। तो निश्चित तौर के ऊपर वो जिसको जितना डांटते थे उससे उतना ज्यादा स्नेह भी करते थे। यानी कि अगर किसी को डांट दिया, किसी को फटकार दिया, तो ये कहा जाता था कि उसका काम हो गया, उसका वो जिस समस्या को लेकर गया था, जिस मांग को लेकर गया था, उसकी वो मांग पूरी हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी अगर उनके करीबी जानने वाले से अगर आप बात करेंगे, और अगर उसको मुलायम सिंह यादव जी ने डांटा था, तो वो डांट जो है वो एक आशीर्वाद के तौर के ऊपर कार्यकर्ता लेते थे। हर किसी को डांटते नहीं थे, हर किसी को फटकारते नहीं थे, लेकिन अगर वो जो भी करते थे सार्वजनिक तौर पर करते थे। अगर किसी की बात मंच है, मुझे याद आ रहा है 5 कालिदास मार्ग पर जो है वो एक कार्यक्रम चल रहा था, शायद मेट्रो से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, मेट्रो का शिलान्यास होना था। यानी कि वो अखिलेश यादव ने मेट्रो को लखनऊ में जो है उतारने की एक रूपरेखा रखी थी, और उसका एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था। नेताजी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे, और तमाम सारे वक्ता आ रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, और गुणगान गाए जा रहे थे। मुलायम सिंह यादव जी का जब बोलने का समय आया, तो उन्होंने साफ तौर पर जो है डपटते हुए लहजे में कहा कि अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उनके शब्द थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आज शिलान्यास कर रहे हैं, हमें आप इसके उद्घाटन की तारीख बताइए, लोकार्पण कब होगा वो तारीख बताइए, आप शिलान्यास की बातें मत करिए, इसका बहुत ज्यादा जो है ये कहाँ तक जाएगी, क्या रूपरेखा होगा, कितना इससे फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें आप ये बताइए कि आप मेट्रो जो है वो किस दिन जो है लखनऊ में चलने लगेगी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जब वो सीधे मंच के ऊपर रोक दिया करते थे। कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अगर कुछ बात कर रहा होता है, और अगर वो बात उपयुक्त नहीं होती थी, तो वो वहीं पर माइक से कह देते थे कि रुक जाओ। ऐसे अनेकों किस्से हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि अगर उन्होंने मुझे टोका, उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने मुझे डांटा, तो वो मुझसे नाराज हो गए। नहीं, वो बात कहकर आगे बढ़ जाते थे, डांट को चिपका के नहीं रखते थे। और ये बात बिल्कुल साफ है शिवम, ये बहुत अच्छा पहलू आपने उजागर किया। बहुत ये वो चीजें हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमने कोई सवाल पूछा किसी नेता से, और उस नेता को वो सवाल उपयुक्त नहीं लगा, तो वो उसने हमको नजरअंदाज कर दिया, और हमारे साथ
अकेला व्यवहार होने लगा। निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव इतना बड़ा कैनवस, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना आकर्षण भरा व्यक्तित्व, इतना दूरदृष्टा नेता, जो चीजों को मुलायम सिंह यादव अगर इस कमरे में बैठे हैं और उन्हें पता है कि अगले कमरे में जो है वो क्या चीज हो रही है, क्या बात चल रहा है, भविष्य की राजनीति को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो उसकी आहट को पहचान लेते थे। जैसा अमित ने बताया कि उन्होंने, देखिए सदन चल रहा है, अंतिम सत्र है, कौन ऐसा नेता होगा जो कह देगा कि साहब आप जाइए दोबारा सरकार बनाइए। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी को इस बात का आभास था, उनको पता था कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में वो दोबारा से वापस आ रही है। तभी उन्होंने, उनके जो बेटे की पार्टी है, उनकी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, सत्ता को उसको जो है वो छीनना है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम कहें कि बिल्कुल लीक से हटकर या बिल्कुल स्पष्ट बात कहकर या बिल्कुल सच बात कहने वाला अगर किसी के अंदर मादा था तो वो मुलायम सिंह यादव के अंदर मादा था। शायद इसीलिए उनको कोई धरती पुत्र कहता है, शायद इसीलिए उनको कोई दूरदृष्टा कहता है, शायद इसीलिए सीधे तौर के ऊपर कोई भी छोटा मोटा कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूँ आपसे कि साहब एक कोई विकलांग आए जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो समाजवादी पार्टी में बाहर, अंदर भी उनको नहीं आने दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी गेट के बाहर खड़े हो गए। अगर नेताजी का काफिला वहां पहुंचा, नेताजी की कार वहां पहुंची, तो वो दूर से देख लेते थे उनको किससे संवाद करना है और वो कौन सी समस्या लेकर आया होगा। गाड़ी रुकती थी, अगर उसको अंदर बुलाना होता था अंदर बुलाते थे, उसके हाथ पे अगर कोई एप्लीकेशन होती थी वो उसके हाथ पे एप्लीकेशन लेकर तुरंत उस पे नोटिंग कर दिया करते थे। चाहे मैं एक बार फिर कहूंगा, चाहे संगठन के अंदर की बात हो, कोई नेता उसको ऐसा लगता था कि संगठन में उसको तरजीह नहीं दी जा रही है, उसके साथ अपेक्षा हो रही है, उसकी जो पोटेंशियल है उसका सही इस्तेमाल जो है वो पार्टी में नहीं हो रहा है, तो वो आता था मुलायम सिंह यादव से मिलता था, मुलायम सिंह यादव बुलाकर सीधे फोन करके जो है वो हेलो हाँ बिल्कुल शबी, हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद जायसवाल जी हैं फोन लाइन पे। प्रमोद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज धरती पुत्र को खो दिया हिंदुस्तान की राजनीति ने। प्रमोद जी आप सुन पा रहे हैं? आप हैं अभी फोन लाइन पे? दोबारा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभिनव हमारे साथ अभी हैं। अभिनव क्या आप बता सकते हैं, यही वो गाड़ियां हैं जिसमें पार्थिव शरीर है नेताजी का? अभिनव जी बिल्कुल, काफिला जो है मथुरा से निकल चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि लगभग सैकड़ों 100 से पार जो है गाड़ियां हैं उनके साथ में। अभी तक लगातार जो गाड़ियां हैं वो उनके काफिले के साथ में चल रही हैं। मथुरा से अभी जो अंतिम यात्रा है वो नेताजी की निकली है। तमाम जो सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे वह उनका इंतजार कर रहे थे, मगर ये जो काफिला है वो सीधा यहाँ से सैफई के लिए रवाना हो गया है। जी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं के न्यूज इंडिया पे। ये मथुरा से आगे गाड़ियां बढ़ रही हैं। इन्हीं गाड़ियों में हैं, एक गाड़ी में नेताजी का पार्थिव शरीर गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से सैफई की ओर ये कूच कर रहे हैं और ये आखिरी यात्रा है। यूं तो कई बार वो इन सड़कों पर, इन रास्तों से निकले हैं, लेकिन ये अंतिम सफर है नेताजी का जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये वाकई में भावुक करने वाला क्षण है उन तमाम लोगों के लिए जो उनकी विचारधारा से जुड़े रहे, जो उनके साथ चलते रहे। और लगातार इस पूरे रास्ते पर लोग मौजूद हैं, लोगों का हुजूम मौजूद है। कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के झंडे ले रखे हैं और सारी गाड़ियां मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं मथुरा से। हमारे सहयोगी अभिनव उपाध्याय वहां पर मौजूद हैं। एक लंबे सफर में, लंबे राजनीतिक सफर के बाद जब एक यात्रा समाप्त होती है, एक सफर अपने अंतिम पड़ाव पर होता है। कल 3 बजे उनकी पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। वहां पर कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, आमजन मौजूद हैं, पत्रकार कुछ मौजूद हैं। और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि कैसे इस रास्ते से गुजरते हुए वो तमाम लोग उनको देख रहे हैं जहां पर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, आगाज किया, लोगों से मिले। हमारे साथ प्रमोद भी, अभिनव भी हैं। अभिनव शायद पूरा काफिला निकल गया है। अभिनव आप सुन पा रहे हैं? क्या सारी गाड़ियां निकल गई हैं, यहां से आगे निकल गया है काफिला जिसमें पार्थिव शरीर है? वो मथुरा से आगे के लिए निकल गया है। अच्छा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे वह मौजूद थे, जो अंतिम यात्रा के दर्शन करने के लिए आए थे। जो साथ में जो कार्यकर्ता थे वो पुष्प लेकर आए थे। अंतरिम जो यात्रा है जो नेताजी की
पुष्प चढ़ाने के लिए, मगर जो काफिला था क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज थी, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस पर गाड़ियों की रफ्तार काफी तेज होती है और काफिला का जो समय था वह ये भी बताया जा रहा था कि कुछ वहां पे जो मार्ट टोल प्लाजा वहां पर देर लग गई थी, इस वजह से जो काफिला है वो यहाँ पर रुका नहीं है और जो सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं वो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े रहे। जी सैफई से हैं जहां पर पहुंचना है, जहां पर रखा जाएगा पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए। प्रमोद, क्या अपडेट है आपके पास, क्या तैयारियां वहां पर और किस जगह पर, क्या उनके जो उनका निजी घर था वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा या फिर कोई और जगह चिन्हित की गई है? प्रमोद जी आपको बता दें, जिस तरीके से नेता जो मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शरीर है अभी कुछ ही देर में यहाँ सैफई गांव में पहुंचने वाला है, उसके पार्थिव शरीर उनके पार्थिव शरीर को उनके ही जो दूसरा जो उनकी कोठी है उसमें ही रखा जाएगा। और इटावा के जो प्रशासन है पूरी तरीके से यहाँ एडीजी महोदय और जिलाधिकारी महोदय यहाँ का सुरक्षा का पूरा जायजा ले रहे हैं और उनका खास तौर पर ये कहना भी है कि यहाँ के पूरे पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर के लिए सुरक्षा को देखते हुए उन पर जो इंतजाम किए गए हैं वो बेहद उसके हैं। और देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है, आने का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए बहुत से कार्यकर्ताओं को मात्र बस उनके नेताजी के पार्थिव शरीर का इंतजार है जो जल्द से जल्द सैफई गांव में उनके पहुंचने वाला है। जी सैफई कुछ देर में पहुंच जाएगा नेताजी का पार्थिव शरीर। मथुरा से हमने आपको दिखाया, ये गाड़ियां सभी निकल चुकी हैं जिसमें नेताजी की देह मौजूद है। अखिलेश यादव और पूरा सैफई परिवार जिसमें धर्मेंद्र यादव हैं, रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव के बेटे और पूरा परिवार इस पूरे काफिले में है। एक प्रश्न शबी मेरा आपसे है और अपूर्व मैं आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि इस पूरे वक्त में पिछले 1-1.5 हफ्ते में मैंने देखा कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जब नेताजी के प्रिय भाई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही कमरे में मौजूद थे, उनकी पत्नी भी पहुंची हुई थी, यानी चाची भी पहुंची हुई थी। ये सवाल मुझे नहीं मालूम कि इस मौजू पे पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फेसबुक पे, ट्विटर पे मैं ये पढ़ता रहा कि एक नेता का परिवार होना कितना ज़रूरी है या किसी का भी परिवार होना कितना ज़रूरी है, वो नेताजी के आखिरी वक्त में हम महसूस कर पा रहे थे। भले ही तमाम मनभेद हों, लेकिन फिर भी एक साथ वो दोनों की आंखें छलक रही थी। आखिरी समय में भी सुबह मुझे 3 बजे के आसपास एक मैसेज आया, वहाँ मेदांता में मेरे एक मित्र थे, वो बता रहे थे कि अखिलेश यादव रो दिए जब आखिरी समय में बड़े परेशान थे और शिवपाल यादव की कमोबेश वही स्थिति थी। शवि, क्या आपको लगता है कि एक धरती पुत्र का जाना कुछ ऐसा करेगा जिसकी उम्मीद बहुत कम है? शिवम, मेरे लिए सवाल है ये? हाँ, आपके लिए है, फिर मैं अपूर्व से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शिवम, अगर हम शिवपाल यादव की बात ना करें तो एक ठीक नहीं होगा। शिवपाल यादव एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम जो शुरू वंश है, यानी कि मुलायम सिंह यादव का जो राजनीतिक जीवन जब से शुरू हुआ और शिवपाल यादव उनके साथ बिल्कुल राम और लक्ष्मण की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल शिवपाल यादव जो हैं वो लक्ष्मण के तौर पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को हर उस बात को क्रियान्वित किया, हर उस आदेश को पारित कराया हूबहू जैसा मुलायम सिंह यादव चाहते थे। मुलायम सिंह यादव को अगर इशारे समझने वाला कोई व्यक्ति है तो वो शिवपाल यादव हैं। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से जो है राजनीति की जो है वो बारीकियां सीखी, राजनीति के जितने भी गुण और दोष हैं वो शिवपाल यादव ने, अगर देखिए हम लोग बहुत हम कई प्रकार से सीखते हैं, हम पढ़कर सीखते हैं, हम देखकर सीखते हैं, हम सुनकर सीखते हैं। तो शिवपाल यादव ने जो भी कुछ देखा राजनीतिक तौर के ऊपर वो मुलायम सिंह यादव जी को देखा और मुलायम सिंह यादव से बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी हैं। शायद यही कारण है कि देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियां रहीं, शिवपाल यादव ने अपना अलग पॉलिटिकल संगठन बनाया, खड़ा किया, लेकिन एक बार अगर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं शिवपाल, इस वक्त हमें आपस में जो है वो एकजुट होने की बात है, हम जो दूसरी सारी चीजें हैं उनको बाद में तय कर लेंगे, अभी आप आइए। तो शिवपाल यादव ने प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी संगठन बनाया, उसके चैप्टर हैं, उसका पूरा एक बड़ा संगठन है, लेकिन उसके बरक्स ना तो उन्होंने विलय किया, ना तो उन्होंने लीग से हटकर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। देखिए राजनीतिक गतिरोध, राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां निश्चित तौर के ऊपर, एक परिवार है, हम 5 लोग हैं, हम
भाई हैं, लेकिन हमारे हमारा जो चीजें हैं वो अलग अलग, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का टारगेट अलग अलग होता है। उसी तरीके से इस परिवार में भी बहुत सारे राजनीतिक गतिरोध जो हैं वो देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं और सार्वजनिक तौर के ऊपर उनको महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बात एक बार मुलायम सिंह यादव ने कह दी, अगर एक बार मुलायम सिंह यादव ने इशारा कर दिया, अगर एक बार मुलायम सिंह यादव की जो है वो आंखें जो हैं वो घूम गई कि नहीं ये सही नहीं है, तो फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो रामगोपाल यादव हो, चाहे फिर वो शिवपाल यादव हो, चाहे फिर वो और दूसरे उनके भाई हों, चाहे फिर वो धर्मेंद्र यादव हों, वो सब लोग जो हैं वो एक दौर में, एक सूत्र में, एक परिपथ पर नेताजी के इशारों को समझते थे। तो निश्चित तौर पर शिवपाल यादव लंबे समय से मैदानता में हैं, लंबे समय से, जिस वक्त मुलायम सिंह यादव मैदानता में एडमिट हुए हैं उस वक्त शिवपाल यादव अपना सब कुछ छोड़कर मैदानता के इर्द गिर्द ही रहे हैं और आज भी वो मैदानता में थे। मुलायम सिंह यादव को मेरी बात हुई अभी 2 दिन पहले, तो निश्चित तौर के ऊपर शिवपाल यादव बहुत ज्यादा भावुक थे, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और उनको इस बात का एहसास था कि नेताजी के जाने के बाद समाजवादी विचारधारा का क्या होगा, हमारा क्या होगा, राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब जो चीजें होंगी ये एक बहुत बड़ा, हालांकि देखिए जो चीजें, जिस व्यवस्था के तहत चीजें आगे बढ़ी हैं, निश्चित तौर पर साफ तौर पर ऐसा कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक वारिस हैं, एक परिपक्व राजनेता के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 56 विधायक से 111 विधायक पर पिछले चुनाव में पहुंचाया है। गठबंधन की अगर बात करने की बात आए तो उन्होंने मायावती जी से भी गठबंधन किया। अगर लीग से हटकर कांग्रेस के साथ अगर ये हो कि साहब वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, मतों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस ने एक रोड मैप दिया अखिलेश यादव को कि ठीक है साहब 100 सीटें आप हमें दे दीजिए, तो अखिलेश यादव ने तमाम सारे विरोध, तमाम सारी चीजों के बरक्स जाकर कांग्रेस से भी समझौता किया है। अगर जमीन पर लड़ाई लड़ने की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने जमीन पर लड़ाई लड़ी है। तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति है उसको जो है वो अखिलेश यादव आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव के साथ पूरी पार्टी है, अखिलेश यादव के साथ पूरा संगठन है। अखिलेश यादव एक बड़े राजनेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, बिल्कुल किया है। हाँ, लेकिन अगर बात शिवपाल यादव की करी जाए तो शिवपाल यादव को भी जो है वो अपना एक अब देखना होगा कि उन्हें किस स्थिति में चलना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ ये कह पाना कि आगे क्या होगा, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए भी, और इसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन मैं आखिरी 8 दिनों की, जो बीते 8 दिन हैं, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई और बेटा दोनों हैं और एक ऐसा शख्स अब समझ अचेत अवस्था में है, वो सोच नहीं पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे, और दोनों देख रहे हैं अपने अपने चश्मे से। अपूर्व हमारे साथ लखनऊ से हैं। अपूर्व, मुख्यमंत्री ने आज सुबह कहा और उन्हें संवेदनाएं व्यक्त की, उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा सैफई। आज उनका कार्यक्रम है निकलने का कि वो कल जाएंगे उनके अंतिम दर्शनों के लिए? अपूर्व, अगर दोबारा से अपूर्व, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, ये एक बड़ी समस्या है नेटवर्क की। हाँ शबी, ये आप ठीक कह रहे हैं कि अभी आगे की राजनीति में अगर शिवपाल यादव का जिक्र ना करें तो ये अच्छा नहीं है। मैं बार बार इस प्रश्न पे इसलिए भी आ रहा हूं क्योंकि मैं अभी पिछले ही दिनों इलेक्शन के दौरान भी शिवपाल यादव से मिला, जब वो जसवंत नगर से चुनाव लड़े, और जसवंत नगर से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की। इस बार समाजवादी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे वो। और अब एक जसवंत नगर चूंकि मैनपुरी में आता है, मैनपुरी और जसवंत नगर का बड़ा घनिष्ठ संबंध है विधानसभा और लोकसभा में। आगे आने वाले समय में मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा यह है कि सैफई में जब ये पार्थिव शरीर नेताजी का पहुंचेगा तो मैं ये समझ सकता हूं, वहां जितना आप गए हैं और थोड़ा बहुत जो मैं गया हूं, एक जबरदस्त एक लगाव है, एक भावनाओं का ज्वार है। अगर नाम भी आप ले लें इस परिवार का तो ऐसा लगता है कि बस यही है, चाहे बिरादरी कोई हो, धर्म कोई हो, कोई मैटर नहीं करता। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मतलब मैनपुरी और क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मैं आज से कल के बाद की स्थिति पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। हो सकता है जल्दबाजी में मैं ये प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल, देखिए शिवम, ये बड़ा सवाल है और इसको समझना होगा। ये हर जो व्यक्ति थोड़ी बहुत राजनीति करता है, राजनीति में उसका इन्वॉल्वमेंट है, कोई सवाल का उत्तर जानना चाहता है कि मैनपुरी लोकसभा का क्या होगा, क्या होगा यादव लैंड की जो है वो राजनीति का, क्या होगा माई समीकरण का, क्या होगा एटीएम का।
क्योंकि देखिए चुनौतियां जो राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं वो बड़ी चुनौतियां हैं। एक वटवृक्ष, एक पार्टी का संरक्षक, पार्टी का संस्थापक अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि अब सही और गलत के फैसले अखिलेश यादव को खुद लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि धरती पुत्र के पुत्र होने के नाते अभी फिलहाल अगर उन्हें कुछ निर्णय लेना होते थे और वो उन निर्णयों को ठीक प्रकार से राष्ट्रीय संरक्षक के वजह से नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो कुछ और चाहते थे। उनकी जो चीज थी, अब जो आपने कहा कि अंतिम 8 दिन अगर हम देखें, निश्चित तौर पर देखिए भावनाओं का समंदर है और एक बहुत जज्बाती सवाल शिवम, आपने स्टूडियो में रहकर आपने उन जज्बातों को उकेरने की कोशिश की है, संवेदनशीलता को, जो आप एक संवेदनशील सवाल है कि वो अंतिम 8 दिन जब मुलायम सिंह यादव जो है वो वेंटिलेटर पर हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ शिवपाल यादव हैं। निश्चित तौर पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने ना तो शिवपाल यादव का हाथ छोड़ा, ना अखिलेश यादव का हाथ छोड़ा। अखिलेश यादव के सर पर हमेशा मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद रहा और जो भाई का हाथ था वो मजबूती के साथ दूसरे हाथ से पकड़े रहे। शायद यही कारण है कि जो लोहिया ट्रस्ट इतना बड़ा ट्रस्ट है, इसमें अगर हम लोगों की बात करें या हम उसमें पैसे की बात करें या हम उसमें प्रॉपर्टी की बात करें, तो लोहिया ट्रस्ट एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। जो समाजवादी पार्टी का जैसे उदय हुआ था उसी के साथ लोहिया ट्रस्ट का भी उदय हुआ था और जो सारे सामाजिक काम होते हैं वो लोहिया ट्रस्ट के जरिए किए जाते हैं। लोहिया ट्रस्ट की बागडोर धरती पुत्र जो है वो शिवपाल यादव को देकर गए। समाजवादी पार्टी का जो पूरा जो राजनीतिक विरासत है वो अखिलेश यादव के पास है। तो आप देखिए कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने बिल्कुल एक पिता होने का फर्ज अदा किया है, एक भाई होने का फर्ज अदा किया है, एक पार्टी का संस्थापक होने का फर्ज अदा किया है, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव होने का फर्ज अदा किया है और इतने सारे कैरेक्टर में मुलायम सिंह यादव बिल्कुल हूबहू बिल्कुल 100% अपना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये नहीं कह सकता कि साहब यहाँ पर नेताजी ने ये गलती की या वहां पर नेताजी से वो गलती हुई। अगर बेटे का साथ देना है तो निश्चित तौर के ऊपर एक पिता का जो आशीर्वाद बेटे के साथ होना चाहिए था वो सदैव अखिलेश यादव के साथ रहा है। और अगर एक भाई के साथ जो है वो एक भाई का संरक्षण चाहिए तो मुलायम सिंह यादव ने उस संरक्षण को शिवपाल यादव को दिया है। अगर कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो अंगद के पांव की तरीके से टिका रहने की बात हो तो मुलायम सिंह यादव ने अंगद के पांव की तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो ठंडक हो, चाहे वो गर्मी हो। यकीनी तौर के ऊपर अब धरती पुत्र नहीं है, अपने अंतिम सफर पर हैं। लोगों की जन भावनाओं का सैलाब उनके साथ है, हर आदमी उनके साथ कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे घर में जब आज सुबह ये एक दुखद समाचार जो है वो शिवम जो है वो महसूस किया गया, मेरी माँ ने भी जो है वो दुख जाहिर किया। मेरी पत्नी जो है निश्चित तौर के ऊपर अगर हम उर्दू बीटीसी की बात करें तो पता नहीं कितने लोगों को जो है वो उन्होंने रोजगार से जोड़ा है, कितने लोगों के जो है वो जो रोटियां हैं, जो चीजें हैं, वो मुलायम सिंह यादव की नीतियों और उनकी जो दिखाए हुए रास्ते थे वो चल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जन समंदर, जन सैलाब, जन भावनाएं, अगर कोई लोग कहते हैं कि साहब मेरी पहली पीढ़ी के लोग शिवम ये कहते हैं कि मैंने गांधी के साथ काम किया, लेकिन मुझे गौरव है कि मैंने मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया। मुझे मुलायम सिंह यादव के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला, मैंने उनके साथ जो है वो चीजों को जो है वो बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए देखा। तो यकीनी तौर के ऊपर एक ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव अब नहीं है तो क्या होगा, लेकिन वक्त है, हर चीज का जो है वो समय के साथ समाधान है। समय जो है हर जख्म को भरता है। निश्चित तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव जी का जो दुख है वो भी कहीं ना कहीं समय भरेगा, लेकिन आप सोचिए क्या होगा उन मजलूमों का, क्या सोचिए क्या होगा उन विकलांगों का, क्या होगा उन विधवाओं का जो ये सोचकर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया। मैं कोई दंत कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं कोई नहीं बता रहा हूँ। मैंने समाजवादी पार्टी के गेट के बाहर पत्रकारिता के दौरान जिन चीजों को देखा है, मैं सिर्फ उनको शब्दों में उकेर कर के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर हम गेट के बाहर होते थे, अंदर अगर कोई कार्य समिति की बैठक चल रही है, कोई बड़ा इवेंट है, कोई बड़ा आंदोलन होता है तो गेट बंद कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी का, कोई पत्रकार वगैरह एंट्री नहीं कर सकता है। उस दरमियान न जाने कितने ऐसे लोग कि भैया हमें तो मुलायम सिंह यादव जी से मिलना है, हमें तो अखिलेश यादव से मिलना है। अक्सर अभी भी ऐसे लोग वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री समझकर अपनी फरियाद जो है लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब सत्ता में वो नहीं है, लेकिन ऐसे न जाने अनगिनत कितने ऐसे जो है वो देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, विकलांग हैं, जो सीधे तौर के ऊपर समाजवादी पार्टी आते हैं और अपनी चिट्ठी देखकर उनको इस बात का एहसास होता है कि चलो हमने अपनी बात तो कहीं कह दी, हमने अपनी बात तो कहीं रख दी। और एक ऑप्टिमिस्टिक, एक जो आशावादी, जो एक आशा होती है
कि हमने अपनी बात कर दी है, अब ऊपर जो है वो भगवान जाने, हमारी चिट्ठी जो है वो सही हाथों में पहुंच गई है और अब उस पर कार्रवाई होगी। अभी भी ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। अरविंद सिंह जी समाजवादी पार्टी के जो सचिव हैं, वो उनका कमरा जो है ठीक जैसे ही गेट से आप आगे निकलेंगे राइट हैंड साइड पर उनका कमरा है। अगर कोई नहीं है तो अरविंद उनको जो है वो मैंने खुद देखा है वहां पर के, चाहे वो लोहिया अस्पताल में हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में हो, चाहे बलरामपुर हॉस्पिटल में हो, समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई मरीज है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो स्वयं जाकर उनको एडमिट अस्पतालों में कराते हैं। तो इस तरीके की एक विचारधारा, इस तरीके का एक भावनाओं का समंदर है जो उल्हेरे ले रहा है। और जो विजुअल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे, धरती पुत्र जो है वो अंतिम सफर के ऊपर है, सैफई में है। निश्चित तौर पर सैफई में इस वक्त जो है वो तिल रखने की जगह नहीं होगी। जिसको जो खबर मिल रही है वो सैफई की तरफ जा रहा है। लखनऊ में सन्नाटा है। जहां तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की बात है, निश्चित तौर पर वो भी सैफई पहुंचेंगे और जो दूसरे पार्टी के नेता हैं वो सभी लोग जो हैं वो सैफई में पहुंचेंगे, कार्यकर्ता सैफई में पहुंचेंगे। और कल का दिन जो है धरती पुत्र के अंतिम दर्शन का दिन होगा। धरती पुत्र जो हैं वो उनके अंतिम दर्शन लोग करेंगे और उसके बाद फिर 3 बजे उनका क्रिमिनेशन होगा। यकीनी तौर के ऊपर एक लंबा सफर, एक लंबा, देखिए बहुत सारे राजनेता आते हैं, बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, बहुत सारे लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, जिस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने एक बहुत बड़ा समाजवादी परिवार जो है का जो है वो जन्म दिया, जिस प्रकार मुलायम सिंह यादव का मास कनेक्ट था, चाहे वो विपक्षी नेता हो, चाहे वो पक्ष के नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो विकलांग हो, तो आज एक मायूस है, आज एक सन्नाटा है, आज एक वैक्यूम आ गया है और लोग जो है वो अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं कि अखिलेश यादव उस वैक्यूम को भरेंगे। निश्चित तौर के ऊपर अब अखिलेश यादव को जो है वो वैसे निर्णय लेने होंगे। अखिलेश यादव को अब अपने राजनीतिक कौशल का जो है वो परिचय देना होगा। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव की खींची हुई लकीर से बड़ी लकीर बनानी होगी। तभी समाजवादी विचारधारा, तभी समाजवादी पार्टी, तभी समाजवादी पार्टी से जो एसोसिएट लोग हैं जो इस विचारधारा में हैं, वो फिर जो है वो उनको उनके जख्मों पर जो है वो मरहम लगाने का काम अखिलेश यादव द्वारा जो है वो की गई बड़ी लकीर ही करते। शबी, आप भी सुबह से कवर कर रहे हैं लगातार, मैं समझ सकता हूं कि आप भी थक गए होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने के लिए कहा जा रहा है, मैं रुकता हूं, फिर मैं आता हूं तुरंत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। आज उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और साथ ही उत्तराखंड में देश दुनिया के निवेशकों ने MSME, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, बागवानी, एरोमा, IT, फार्मा, आयुष आदि सेक्टर्स में करोड़ों के निवेश पर उत्तराखंड सरकार से हाथ मिलाया है। आज राज्य में बढ़ता निवेश ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार के उद्योगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों ने देश ही नहीं दुनिया को उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है। उत्तराखंड में निवेश से आर्थिक विकास को मिल रहा है बल, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, संवर रहा है आने वाला कल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। नेताजी के बाद क्या होगा, ये सवाल सबके जहन में है। 3 बजे कल का समय तय किया गया है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े लोग पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे। सैफई में हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं प्रमोद, और वो बता रहे हैं कि वहां पर किस तरह अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुछ घंटों में, 1-2 घंटों में उनका शरीर पहुंच जाएगा, पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा सैफई में, और वहां फिर अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंचेंगे। आर.के. चौधरी ने कहा है, पूर्व मंत्री हैं, क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देश के लिए बड़ी क्षति हुई है। ऐसा नेता जिसने इस देश में हर वर्ग साथ लेके चलने का प्रयास किया, और खासतौर से जो कमजोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनमें वर्कर तैयार किया, वर्कर को नेता बनाया, आगे बढ़ाया, MLA बनाया, मंत्री बनाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जी। आज से मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। निश्चित तौर पर देश दुखी है, और खासतौर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत दुखी हैं। पूरा देश दुखी है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत भावुक आज प्रतिक्रिया दी, बहुत भावुक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की नेताजी मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद। योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे मेदांता में उनके अंतिम दर्शनों के लिए, और ये वाकई में बहुत भावुक क्षण भी है। लगातार हम के न्यूज़ इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं उनकी आखिरी यात्रा जो मेदांता से शुरू हुई है, और वो सैफई तक वो जाएंगे। उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक सफ़र, उनका जो सियासी सफ़र है, राजनीतिक सफ़र है, उस पर मैं ज़रूर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक कम उम्र में, 27-28 साल की उम्र में विधायक बनना, और उसके बाद एक पूरी यात्रा। कुछ तस्वीरें हैं जो उनकी पुरानी, उनके राजनीतिक करियर की तस्वीरें हैं, वो मैं चाहूँगा कि उनको चलाया जाए। उन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि एक नेता के तौर पर किस तरह से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, और सबके साथ, चाहे वो रामविलास पासवान हो, लालू प्रसाद यादव हो। मैनपुरी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा लोकसभा का 1996 में। उसके बाद 96 से 98 तक वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री रहे, और ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त था। इन 2 सालों में उन्होंने जो किया उसको आज भी याद किया जाता है, चाहे वो चीन के मोर्चे पर हो, चाहे वो जवानों की बेहतरी के लिए हो। वो उनका इनकी यात्रा थी। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने संभल और कन्नौज से भी लोकसभा का चुनाव जीता। एक बड़ी खबर आ रही है कि आज ही शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई में मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो उन्होंने शोक व्यक्त किया, और चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। ये अभी जो अपडेट है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी पहुंच रहे हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम है आज शाम को। जैसे ही कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा सैफई में अंतिम दर्शनों के लिए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे सैफई, और ये एक श्रद्धांजलि का जो वक्त है वो तय किया गया है। और एक लंबा आपने समय देखा है कि कैसे मुख्यमंत्री खुद बीच बीच में 17 के बाद से जब भी तबीयत खराब हुई नेताजी की, तो जाते रहे मिलने के लिए उनके आवास पर। ये तस्वीरें हमने दिखाई भी। और ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन एक कद, एक मानवीयता, एक संवेदना जब इस तरह का एक वक्त होता है तो वो दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े भावुक शब्दों में सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की, और उन्होंने ये कहा कि वो नेताजी के अंतिम दर्शनों के लिए खुद जाएंगे सैफई में, जहां पर पूरा एक हुजूम उमड़ा हुआ है, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लगातार पहुंचने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है, एक मोटा मोटी आंकड़ा जो बात हुई मेरी प्रमोद से, मेरे सहयोगी जो उस वक्त मौजूद हैं वहां पर लगातार, कि
कई हजार लोग, लगभग लाख से ज़्यादा लोगों की पहुंचने की उम्मीद है सैफई में, और इसकी वजह से बहुत व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं तो वहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, जिससे कि किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी को भी उन अंतिम दर्शनों के लिए। और ये एक बड़ी खबर लखनऊ से कि आज ही, जो मैंने अभी पूछा भी था अपने सहयोगी से, तो अभी जो अपडेट मिल रहा है कि सैफई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ जाएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जो नेताजी की यात्रा है, उनका जो सफ़र है, वो लोकसभा में, यानी देश की राजनीति में उनकी जो एंट्री होती है वो 96 में मैनपुरी से चुनाव जीतने के बाद, और उसके बाद वो लगातार सक्रिय रहे, चाहे वो रक्षा मंत्री के तौर पर 96 से 98 वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के रक्षा मंत्री रहे, और उसके बाद संभल में और कन्नौज में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। 2003 में एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव जो हैं वो प्रदेश के राजनीति में वापसी करते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं 2003 में, और 2007 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इस बीच 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता, लेकिन बाद में उन्होंने, चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 2009 में उसके बाद उन्होंने मैनपुरी से फिर लोकसभा चुनाव लड़ा, यानी 7 में जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया और बसपा की सरकार बनी, मायावती सीएम बनी, तो फिर उन्होंने वापसी की लोकसभा में और उन्होंने चुनाव जीता 2009 में मैनपुरी से। इसके बाद 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ और मैनपुरी दोनों ही सीटों से मैदान में उतरे, और उनकी लोकप्रियता का आप आलम देखिए कि दोनों ही सीटों पर वो चुनाव जीत गए। बाद में उन्होंने मैनपुरी, जो कि उनकी बहुत प्रिय सीट रही, जहां से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद वो आजमगढ़ से सांसद रहे। 2019 में उन्होंने एक बार फिर से मैनपुरी से चुनाव लड़ा, जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, और अभी वो वहीं से सांसद थे। उन्होंने 2019 में यहाँ से चुनाव जीता मैनपुरी से, और लगातार वो आखिरी वक्त तक, यानी जो पिछला मानसून सत्र बीता है उसमें भी मुलायम सिंह यादव काफ़ी सक्रिय थे, और उनकी ये इच्छा हमेशा रही कि वो जब भी सदन चले तो वो सदन में मौजूद हों। बहुत कोई बड़ा कारण हो जाए, कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए, तो उस वक्त नेताजी मौजूद नहीं होते थे सदन में। जो जानकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बताते हैं, नहीं तो वो लगातार सदन में मौजूद रहे। उनकी जो हाजिरी होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी, जो मैं लगातार जिसका जिक्र भी कर रहा हूँ। एक नेता के तौर पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोकतंत्र के मंदिर में, जिसको लोकसभा कहा जा रहा था, और इस लिए बड़ी चीज़ ये थी कि एक नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को साबित किया। ये इटावा से बड़ी खबर आ रही है, इटावा सैफई, जहां पर छोटे भाई अभय राम यादव के घर पर तमाम ग्रामीण, सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जुटे हुए हैं। ये महिलाओं की तस्वीरें हैं, तमाम महिलाएं पहुंची हुई हैं घर में, और यहीं पर नेताजी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तमाम लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए पहुंचे हुए हैं उनके घर पर। ये सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमारे सहयोगी ने भेजी हैं, क्योंकि सैफई में बहुत सारे घर हैं इनके, तो उनके भाई जो अभय राम यादव हैं वो वहीं पर रहते हैं। उन्होंने अपना घर, अपनी जगह नहीं छोड़ी, और इस वजह से सब लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभय राम यादव क्या एक घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर वो रहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बड़ी तादाद में बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। जो मैंने आपको दिखाया, बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, और ये महिलाएं पहुंची हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ऐसा नहीं है कि नेताजी से सिर्फ उनके हमउम्र लोगों का लगाव था, बल्कि हर वो शख्स जो किसी भी रूप में उनसे जुड़ा था। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, अगर आप इस पूरे इलाके में कभी जाएंगे तो इस पूरे इलाके में तकरीबन 100 विधानसभा सीटों का अगर ये आप पूरा बंच उठा लें, तो इस पूरे इलाके में बहुत सारे लोगों की कहानियां उनसे जुड़ी हुई हैं। ये चूंकि वो जगह है जहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और जहां पर उन्होंने अध्यापक की नौकरी की, जहां पर उन्होंने पहलवानी की,
तो यहाँ पर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अधेड़ हो, चाहे वो कोई युवा हो, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, यादें हैं। तो सब पहुँच रहे हैं नेता जी के आखिरी दर्शनों के लिए, और ये बहुत भावुक क्षण है सैफई के लिए। सैफई में बड़ी मायूसी है, क्योंकि आप अगर आखिरी दिनों में भी कभी जाएं तो वहाँ पर एक माहौल रहता था, और हर आदमी आपको, अगर आप किसी से जिक्र कर दें मुलायम सिंह यादव का, तो उसके पास एक कहानी होती है। वो बताता है कि कैसे उन्होंने उनके बेहतरी के लिए उनके बेटे को नौकरी मिली, या उनके इलाके का विकास हुआ, सड़कें बनी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे लोगों को सैफई के विकास पर शिकायत भी रही, लोगों ने उसकी आलोचना भी की। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि एक नेता जिस जगह से निकला, जिस पिछड़े इलाके से निकला, अगर उसने अपने जीवन काल में उस इलाके को आगे ले जाने का काम किया, उसमें तरक्की आई, उसमें संपन्नता आई, तो ये उसकी कामयाबी से उसको जोड़ा जाएगा। सब ये होते हैं कि अपने घर को आगे ले जाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं। तो नेताजी के नाम ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, इसमें अभयराम यादव बैठे हुए हैं। बहुत विशेष लगाव था अपने भाई से इनको, और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम भाव था। अक्सर हमने इस तस्वीरें देखी होली के मौके पर, जब होली मिलन समारोह सैफई में होता है, तब हमने तस्वीरें देखी। तो यहाँ पर इस तरह का एक हुजूम उमड़ता था उनको रंग लगाने के लिए, उनसे रंग लगवाने के लिए। तो ये आप जब वो नहीं हैं और ये लोग जानते हैं, ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो ये महिलाएं हों, इन महिलाओं में से बहुत सारे लोगों के पति हों या बच्चे हों, उनकी नौकरी लगवाने में, उनको आगे बढ़ाने में नेताजी का योगदान रहा है, और ये सब जानते हैं इस बात को। और इसीलिए भावनाओं में बहकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, इनकी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। अभी थोड़ी देर में जब उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा, क्योंकि हमने अभी दिखाया था कि मथुरा से निकला है उनका पार्थिव शरीर, उनका पूरा काफिला, जिस काफिले में उनकी देह को रखा गया है, वो जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यकीनन आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से भावनाओं का समंदर, भावनाओं का ज्वार उमड़ेगा। क्योंकि ये सब मायूस चेहरे जो आप देख रहे हैं, ये जानते हैं कि अब आज के बाद नेताजी सैफई नहीं लौटेंगे। कल जब उनका अंतिम संस्कार होगा, पंचतत्व में उनको विलीन किया जाएगा, तो ये एक भावुक क्षण होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको कि न्यूज़ इंडिया पर। आपको शायद याद हो, मैं लगातार उनके राजनीतिक सफ़र का जिक्र कर रहा हूँ, उनकी राजनीतिक यात्रा का जिक्र कर रहा हूँ। 29 अगस्त 2003 की वाकया है, जब मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और उस वक्त उनकी अमर सिंह से दोस्ती हुई थी। तो अमर सिंह के साथ नेताजी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा था, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। हमारे साथ प्रमोद, हमारे सहयोगी सैफई से जुड़े हुए हैं। सैफई, क्या अपडेट है अभी? कितनी देर में पहुंचेगा नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई? और ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, क्या यहीं पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा? यही वो जगह है? जी शिवम जी, आपको जानकारी बता दूं, जिस तरीके से इटावा के सैफई गांव में उनका पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है, और कुछ ही घंटों में उनका पार्थिव शरीर इटावा के सैफई गांव में पहुंचेगा, जहां उनका पैतृक जो आवास है पहले वहां रखा जाएगा। उसके कुछ समय के बाद में उनके दूसरा जो कोठी बनी हुई है वो वहां रखा जाएगा। जो विजुअल के आधार पर जो विजुअल भेजे गए हैं, ये वही स्थान है जहां उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जिसको प्रशासन ने पूरी पुख्ता, उसके आसपास की जगहों का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी जी प्रमोद, एक बात और भी है, क्योंकि शिवपाल यादव भी साथ में आ रहे हैं, तो वहाँ पर चूंकि दोनों के बीच बहुत तनाव वाली स्थिति रही है अभी चाचा भतीजे के बीच में, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोनों के साथ बहुत लगाव है लोगों का। जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरीके से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव में आपसी में मतभेद हो सकते हैं, पर आज ऐसी स्थिति जो दुखद घटना हुई है, ऐसी स्थिति में शायद ये इन लोगों के बीच में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आएगी, और सारे लोग, या वो शिवपाल सिंह यादव जी हों या प्रोफेसर रामगोपाल जी हों या अखिलेश यादव जी की बात की जाए, तो वो सारे लोग इसी जो आवास, उनका पैतृक आवास है, वहीं इकट्ठे होंगे और वहीं सब एक साथ में बैठेंगे भी। जी आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। अभी हमने ब्रेक किया है इस खबर को। मुख्यमंत्री भी आज शाम को जब नेताजी पहुंच जाएंगे तो पहुंचेंगे वहां पर।
क्या तैयारियां हैं, कहाँ पर उनके कितनी देर रुकने का कार्यक्रम है? कोई अभी एक कार्यक्रम आया है क्या, बताया है वहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने? अभी तक अधिकारियों के द्वारा ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है, पर हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर जानकारी पूरी मिल रही है। जिस तरीके से नेताजी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा, उसके कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पहुंचने की बात सामने आ रही है। पर उनका जो, अगर वो आ भी रहे हैं तो उनका सैफई जो हवाई पट्टी है वहाँ उनका चयन होगा। उसके बाद में वहाँ से हवाई पट्टी होते हुए उनके जो पैतृक आवास है वहाँ वो पहुंचेंगे और उनको शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। जी, एक चीज प्रमोद, आपसे सुबह से मेरी बात हो रही है और आप लगातार कवर कर रहे हैं, जनप्रिय नेता हैं और वो पूरा जो इलाका है, सैफई, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, मथुरा, ये पूरा इलाका, यहाँ पे बहुत काम किया है नेताजी ने। तो जाहिर सी बात है कि अब जब वो नहीं रहे तो वहाँ पर उनको देखने के लिए, उनको आखिरी दर्शनों के लिए, श्रद्धांजलि के लिए लोग पहुँच रहे होंगे। इतने हुजूम वहाँ उमड़ रहा है लोगों का, उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या आपको लग रहा है कुछ विशेष किया है पुलिस ने? कैसे अगर कोई पहुंचना चाह रहा है वहां पर तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? शिवम जी, मैं आपको बता दूं, जहां से मैं इस समय रिपोर्टिंग कर रहा हूं वहां पर कुछ स्थान अभी खाली है, पर नेताजी का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद यहाँ का कोई भी स्थान खाली आपको दिखाई नहीं देगा। और अभी संख्या यहाँ पर सैकड़ों की, हजारों में भी हो चुकी है, पर अभी कुछ ही घंटे बाद यहाँ लाखों की जनसंख्या एकत्रित होगी, जिसके लेकर के इटावा का प्रशासन के द्वारा और गैर जनपद की फोर्स भी यहाँ आई है। और जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कुछ मिलिट्री की फोर्स भी यहाँ आ रही है, जिसके आधार पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। एडीजी मौके पर पहुंच चुके हैं, आईजी पहुंच चुके हैं, कमिश्नर पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षण में डीजीपी महोदय भी इटावा के सैफई गाँव में पहुंचने वाले हैं। जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, एक खबर है, प्रमोद आप बने रहिए, खबर है पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद सिंह गोप, वो रोने लगे, वो भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए श्रद्धांजलि और उनकी बात करते हुए। ये एक नेता का प्रेम होता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, अरविंद सिंह गोप। हम लोग का शब्द नहीं आज, हमने अपना व्यापक खो दिया आज। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को समर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ताओं को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाया और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह हो गया है। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को हुआ मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दल में प्रिय थे, हर गरीब किसान को अपना मसीहा मानता था। ऐसे नेता युगों युगों बाद पैदा होते हैं। मुलायम सिंह जी का न रहना देश और प्रदेश की बड़ी राजनीतिक क्षति है। अरविंद सिंह गोप को आप सुन रहे थे, आंखें भर आई उनकी, रोने लगे वो। और ये प्रेम है अपने नेता के प्रति। मैंने बहुत सारे इस तरह के नेताओं को जाने के बाद देखा है कि उनके चाहने वाले, उनके समर्थक किस हद तक उनसे प्यार करते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का जाना हो, चाहे वो नेताजी का जाना हो, या दक्षिण में जब कोई नेता जिसका स्वर्गवास होता है तो उसके बाद उनके तमाम जो समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, इसी तरह भावुक हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन आते हैं।